अध्याय 7 सामाजिक आंदोलनों का उदय। आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 7 सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन है प्रकृति का नियमन कारक, प्रवहमान जीवन प्रवाह का पद विस्तारक। परिवर्तन के समय जो न परिवर्तित होगा, साथ रहेगा अहित, हित ना उसका होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम सामाजिक आंदोलन चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के युग में आंदोलन हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति से यह संकेत मिलता है कि वहां लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार हो रहा है। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार की सामूहिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों के विशाल औपचारिक अनौपचारिक समूह होते हैं। साधारणतया सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र की छत्रछाया में फलते फूलते हैं तथा जनहित की पूर्ति के लिए समाज में परिवर्तन लाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन का अर्थ, इसके प्रकार, उत्पत्ति के कारण, लक्षण, सामाजिक आंदोलनों की विशेषताओं के साथ साथ भारत में हुए प्रमुख जन आंदोलन जिसमें चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर फोरम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन की विकास यात्रा तय करते हुए एक सफल निष्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन का अर्थ। सामाजिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग कोई सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किसी सामाजिक प्रथा को रोकने के लिए एकजुट और सक्रिय हो जाते हैं और वह किसी सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही दिशा में चल पड़ते हैं। अब अगर हम इसे सामान्य अर्थों में देखने की कोशिश करें तो सामाजिक आंदोलन सार्वजनिक नीति और निर्णय प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता का एक ऐसा उपकरण है जो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों से बाहर रहकर अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें सामाजिक स्थितियों की विषमता, सामाजिक विघटन, जन आक्रोश, वर्ग चेतना, सामाजिक आदर्श सम्मिलित हो सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के प्रकार। बच्चों, सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत या प्राचीन या पुराने, और नवीन या नए सामाजिक आंदोलन। अभी हम सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत परंपरागत सामाजिक आंदोलन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामाजिक आंदोलन के सरोकार के विषय। परंपरागत सामाजिक आंदोलन मुख्य तौर पर आर्थिक विषमता, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि शामिल हैं, इन पर आधारित होते हैं। इसमें मुख्य तौर पर किसान, कामगार जैसे निर्धन और वंचित वर्ग भागीदारी निभाते हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य आर्थिक लाभों से संबंधित होता है तथा आर्थिक लाभों का समान वितरण होता है। इनकी विचारधारा भौतिकवादी या संसाधनों पर आधारित या उनसे जुड़ी हुई होती है। इनके समस्याओं के समाधान का तरीका मुख्य तौर पर राजनैतिक होता है तथा ये राजनैतिक गतिविधियों के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कोई स्थानीय या छोटा मोटा स्थान या राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। तो बच्चों, अब हम नवीन सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके विषय मुख्य तौर पर सामाजिक विषमता, जिसमें शक्ति तथा सम्मान से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य तौर पर युवा, सुशिक्षित वर्ग तथा मध्यम वर्गीय नागरिक सम्मिलित होते हैं या आंदोलन में भागीदारी निभाते हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन, व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्यावरण संरक्षण तथा शांति की स्थापना होता है। इनकी विचारधारा मुख्य तौर पर
उत्तर भौतिकवादी होती है, जो मुख्य तौर पर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित होती है। समाधान का तरीका, यह अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक तरीकों को अपनाते हैं। इनका कार्यक्षेत्र आज के समय में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय और भूमंडलीय कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, सामाजिक आंदोलन में परंपरागत तथा नवीन सामाजिक आंदोलन में कितना अंतर है तथा यह नवीन विषयों के साथ आज हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए आज हम सामाजिक आंदोलन के लक्षणों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन के लक्षण, इनका लक्षण मुख्य तौर पर सामाजिक उद्देश्य के प्रति होता है या यह किसी समाज में उद्देश्य सहित होते हैं और समाज में सजगता लाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। यह स्वप्रेरित या आत्म प्रेरित होते हैं। इनका प्रभाव स्वाभाविक नेतृत्व से उदय होता है। जन सहभागिता अथवा लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन द्वारा प्रफुल्लित या आगे बढ़ते हैं। नवीन चेतना या जन जागृति की उत्पत्ति ही इनका अत्यंत और अंतिम लक्ष्य होता है। कुशल संगठन के बल पर लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। चलिए सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषता, यह मुख्य तौर पर सामाजिक लक्ष्यों जिसमें महिलाओं से संबंधित, स्त्री पुरुषों की समस्याओं से संबंधित, पर्यावरण की समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। यह मुख्य तौर पर प्रासंगिक होते हैं और समाज में ही इनका जन्म होता है। यह एक संगठन के तौर पर कार्य करते हैं और सामाजिक परिवर्तनकारी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो विरोधी स्वभाव की होती है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चिपको आंदोलन का अध्ययन करेंगे। चिपको आंदोलन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेड़ों से चिपकना या किसी को गले लगाना ही चिपको आंदोलन का प्रमुख संकेत था। चिपको आंदोलन से तात्पर्य, चिपको आंदोलन के अंतर्गत पेड़ों को आलिंगन करना सम्मिलित था। इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, अमृता देवी बिश्नोई थे। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली गांव में सन 1973 में संपन्न हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत, तो बच्चों इस आंदोलन की शुरुआत हम देखते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों में सन 1973 की उत्तराखंड की एक प्रमुख घटना से हुई, जो मुख्य तौर पर मिश्रित हितों और विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है, जिसने वनों की अंधाधुंध कटाई, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से स्थानीय निवासियों को बचाने के लिए सजग कदम उठाए तथा पेड़ों की कटाई की रोक की मांग की। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा, बच्चों हम देखते हैं कि इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दा या इसकी शुरुआत गांव वालों द्वारा वन विभाग से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगने से हुई, जिन पर वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया तथा साथ ही वन विभाग द्वारा खेल सामग्री के भी निर्माताओं को जमीन का यह टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया, जिससे गांव वालों में रोष की उत्पत्ति हुई और उन्होंने वन विभाग और सरकार के इस कदम का जोरदार विरोध किया। इन विरोधियों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी और पेड़ों की कटाई के विरोध में गांव वालों ने ठेकेदार के आदमियों जो रेनी गांव जा रहे थे, गांव के बाहर ही बस रुकवाकर मजदूरों को पेड़ ना काटने के लिए याचना की और प्रारंभ में उन्हें गालियां तथा धमकियां मिली। महिलाओं तथा पुरुषों ने इन धमकियों और गालियों
के बावजूद झुकने से इनकार कर दिया तथा महिलाओं और उनके बच्चों ने पेड़ों से चिपक कर या उन्हें गले लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें कटने से बचाया। और जल्दी ही यह आंदोलन उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में फैल गया, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के सवाल उठने लगे। आंदोलन वालों की प्रमुख मांग या गांव वालों की प्रमुख मांग। गांव वालों ने मुख्य तौर पर सरकार से यह मांग की कि वह जंगलों की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्तियों को दिए जाने पर पाबंदी लगाएं तथा स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिले। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे गांव वाले इसमें अपनी भागीदारी निभा सके। पारिस्थितिकी के संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को सुनिश्चित करवाया जाए और गांव वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाए। इस आंदोलन के प्रमुख लाभ। इस आंदोलन का प्रमुख लाभ हमें यह मिला कि इस आंदोलन में महिलाओं तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई तथा वन विभाग के खिलाफ आवाज की गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिला और सरकार द्वारा 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों की कटाई पर रोक लगाई गई। चिपको आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसने प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के अधिकार, उनके संरक्षण को लेकर राज्य तथा समुदायों के मध्य तनाव को स्पष्ट करने की भावना को बल मिला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम दलित पैंथर्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम दलितों के अधिकारों से संबंधित आंदोलन की बात करने का प्रयास करेंगे। दलित पैंथर्स एक सामाजिक संगठन है जो मुख्य तौर पर दलितों की भलाई के लिए कार्य करता है। दलित शब्द का अर्थ मुख्य तौर पर प्राचीन समय में और आज के समय में गरीब, कुचले हुए और उत्पीड़ित वर्ग से लिया जाता है। इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाने वाले व्यक्ति नामदेव ढसाल, राजा ढले और जे.बी. पवार थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में 29 मई सन 1972 को जातिगत भेदभाव के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलनकारियों की प्रमुख समस्याएं। इनकी प्रमुख समस्याएं जातिगत असमानता, भौतिक संसाधनों का असमान वितरण, संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के पश्चात भी जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में ना लाना इत्यादि कारण थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 में दलित युवाओं के एक समूह द्वारा एक संगठन दलित पैंथर्स का निर्माण करने से हुई, जो मुख्य तौर पर ब्लैक पैंथर पार्टी से संबंधित या प्रेरित थे। ब्लैक पैंथर दल एक समाजवादी और कम्युनिस्ट दल था, जिसने 20वीं शताब्दी में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय और आर्थिक भेदभाव का मुकाबला करने की मांग की, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को दूर करना और इनसे सामाजिक परिवर्तन लाना था, जिसमें राजा ढले के एक लेख कला स्वतंत्रता दिवस अर्थात ब्लैक इंडिपेंडेंस डे ने अपनी पहचान निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में यह आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों ने नवबोध आंदोलनकारियों के संदर्भ में इसकी शुरुआत की, जो कि दलित आंदोलन की प्रकृति तथा उसे पहचान दिलाने के अर्थ में विभिन्नता के बावजूद समानता, आत्मविश्वास तथा अस्पृश्यता से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल करने के लिए आवाज उठाई गई। दलित पैंथर्स की मांग। दलित पैंथर्स की मुख्य मांग समाज में न्यायपूर्वक स्थिति तथा सम्मानपूर्वक जीवन की स्थापना करना से जुड़ी हुई थी। इनकी प्रमुख मांग
आरक्षण कानूनों का निर्माण हो, समाज में सम्मान पूर्वक और जीने का अधिकार मिले, सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध कठोर कानूनों का निर्माण हो, इससे जुड़ी हुई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलित पैंथर्स ने अनेक कदम उठाए। उद्देश्य प्राप्ति के लिए दलित पैंथर्स द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम: जन कार्यवाही का रास्ता अपनाया तथा जिसके अंतर्गत दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की मुखालफत की, दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई की और समधर्मा यानी दलितों के ही जैसे कुछ ऐसे वर्गों जिनका समाज में अत्याचार हो रहा था, ऐसे संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दों पर लगातार विरोधी आंदोलनों को आगे बढ़ाया। सरकार ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या दलितों की उन्नति के लिए कुछ कदम उठाए। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम: सरकार ने 1989 में व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान बनाया। अनुच्छेद 17 को अच्छी तरीके से लागू करवाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। वंचित वर्गों के लिए एक संगठन का निर्माण भी सरकार के द्वारा किया गया। दलित आंदोलन के प्रमुख लाभ: दलित युवाओं को दलित आंदोलनों से एक ऐसा मंच मिला जहां पर वह अपनी सृजनशीलता का उपयोग सरकार तथा सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बनकर कर सकते थे। आपातकाल के पश्चात 1977 में सरकार तथा इन्हीं दलित समूहों के बीच कुछ चुनावी समझौते हुए। इस समझौते के परिणाम स्वरूप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन अर्थात बामसेफ की स्थापना हुई। शिक्षा के स्तर में वृद्धि और कामगारों की दक्षता के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। निजी क्षेत्र में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरह से लोगों की भागीदारी ने इन आंदोलनों को सफलता दिलाने में सहायता की और देश के इतिहास में एक अमूल्य पहचान बनाई। इस अध्याय के अगले अंक में हम फिर से कुछ अन्य आंदोलनों के साथ फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।